हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। और इस एक्ट को हम दो वीडियोस के अंदर ख़त्म कर देंगे। और आज हमारा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक। और कल हम इसमें कवर कर देंगे सेक्शन 11 से लेकर 19 तक। इस एक्ट के अंदर मात्र 19 सेक्शन है, जिसको कि हम एक आज और एक कल वाले सेशन के अंदर हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो इसी के साथ आपका एक और राजस्थान का माइनर एक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें राजस्थान के और किसी एक्ट की, तो हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म हो चुका है। और उसके अंदर आने वाला एक और एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑन रनिंग चल रहा है। अगर आपने वो सभी वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको एक एक वीडियो इजीली अवेलेबल है। अब हम आज शुरू करते हैं हमारा नया एक्ट, जो कि बात करता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख पा रहे होंगे, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो मतलब ये एक्ट किससे संबंधित है? ऑफेंडर से संबंधित है। और इस एक्ट में ज़्यादा सेक्शन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। मात्र 19 सेक्शन हैं। और इस लेक्चर सीरीज के अंदर, जो कि हमारी आज और कल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हुआ चलूँगा। और हम अंदर से भी पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अंदर से भी पढ़ेंगे इसको। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन 10 तक। अब इससे पहले कि हम सेक्शन 1 की तरफ पढ़ें, पहले हम देख लेते हैं इसका एक्ट नंबर क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि प्री में क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है कि व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, तो हमारा होगा एक्ट नंबर 20। और कब का? 1958 का, मतलब 1958 में पारित होने वाला 20वें नंबर का एक्ट। कौन सा एक्ट होगा? द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर हम देखें इसकी एनेक्टमेंट डेट, एनेक्टमेंट डेट कब की है? 19 मई 1958 की। ये आपको ध्यान रखनी है, 19 मई 1958 की क्या है इसकी एनेक्टमेंट डेट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम इसका देख लेते हैं प्रियम्बल क्या कहता है। ये होता है इसका प्रियम्बल। अगर हम इसके प्रियम्बल के बारे में देखें, तो इसका प्रियम्बल हमें क्या कहता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर। क्या कहता है? फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर। कैसे छोड़ेंगे? ऑन प्रोबेशन। या तो उसको प्रोबेशन में छोड़ दें, या उसको चेतावनी देके छोड़ दें आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब यहाँ पे होता है चेतावनी देना। एडमोनिशन का मतलब हो गया चेतावनी देकर उसको छोड़ देना। एंड फॉर अ मैटर कनेक्टेड देयर, या तो उस अपराधी को प्रोबेशन पे छोड़ देना, या उस अपराधी को चेतावनी दे करके छोड़ देना, या किसी अन्य मामलों में उसको छोड़ देना। तो ये एक्ट इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। पहला सेक्शन क्या कहता है? जैसा कि हर एक एक्ट का लगभग हर एक एक्ट का सेम ही होता है, इसमें भी वही है। सेक्शन 1 क्या बात करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या बोलेगा? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड क्या? द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ये इस एक्ट के नाम से जाना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक्सटेंड कहाँ तक है? एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपको हमारे जो पहले के एक्ट हुए हैं उनमें भी बता रखा है, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के लगभग लगभग सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनफोर्स किया गया, इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत के लगभग लगभग सभी कानून जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गए। अब जब भारत के सभी कानून जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो गए, तो भारत का ये कानून भी तो है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये भी लागू हो जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? अगर बनेगा तो इसके अंदर क्वेश्चन आपका ये बनेगा
कि कौन सी एंट्री से, बाय विच एंट्री प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हुआ है। तो हम ये यहाँ पे बात ध्यान रखनी, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भी लागू हो गया। यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये हमने देखे इसके 2 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका क्या कहता है, इट शैल कम इन टू फोर्स इन अ स्टेट एंड सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for the different part of the state। मतलब इसकी कोई एनफोर्समेंट डेट एक फिक्स नहीं है, हर एक स्टेट की अलग अलग एनफोर्समेंट डेट होगी। राजस्थान की अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी। मतलब जैसे जैसे वहाँ की राज्य सरकारें अपने अपने ऑफिशियल गैजेट में इसकी नोटिफाइड करेंगी, वो वो तारीखें हर स्टेट की अलग अलग होंगी। कोई एक एनफोर्समेंट डेट इस एक्ट की नहीं होगी। ये अगर कोई डेट एनफोर्समेंट की होगी तो वो राज्य सरकार अपने आप तय करेंगी। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ तक कि हमें बात क्लियर होती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 हमारी बात करता है डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या हमें ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 2 में क्या दे रखी है, हमें डेफिनेशन दे रखी है। अब सेक्शन नंबर 2A क्या है, कोड। और कोड क्या होगा, कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब सीआरपीसी को हम क्या बोलेंगे इस एक्ट के तहत, कोड बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेक्शन 2A ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वही डेफिनेशन है जो कि एक सीआरपीसी की है। या हम सीआरपीसी को ही कोड बोल देंगे, किस एक्ट के तहत, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2B। सेक्शन नंबर 2B की अगर हम बात करेंगे तो ये बोलता है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, प्रोबेशन ऑफिसर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग क्या है, वो ऑफिसर है जिसको कि हम अपॉइंट करेंगे एज अ प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन नंबर 13 के तहत। मतलब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन नंबर 13 के अंदर जो प्रोबेशन ऑफिसर बताया गया है, वही सेक्शन 2B के अंतर्गत प्रोबेशन ऑफिसर माना जाएगा। अब ये सेक्शन 13 हम आज नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 13 हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टारगेट है सेक्शन नंबर 10 तक पढ़ने का। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये सेक्शन नंबर 2B देख लेते हैं क्या लिखा है इसने। प्रोबेशन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज एज अ प्रोबेशन ऑफिसर किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 13 के तहत। और कौन से एक्ट के अंदर, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत। यहां तक की बात समझ में आती है। हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब क्या होगा, प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बने हुए हैं उसके तहत जो प्रेस्क्राइब होगा वही होगा सेक्शन नंबर 2C। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2D क्या लिखा है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट and defined in CRPC shall have the meaning respectively assigned them in this code। मतलब ऐसे एक्ट, ऐसे वर्ड, ऐसे एक्सप्रेशन, क्या बोला मैंने, ऐसे वर्ड, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि इस एक्ट में नहीं है। कौन से एक्ट में नहीं है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में नहीं दिए गए, तो उनका अर्थ हम कैसे निकालेंगे, उसका अर्थ हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। मतलब अगर कोई ऐसे वर्ड है और ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि इस एक्ट में तो नहीं दे रखे लेकिन वो दे रखे हैं सीआरपीसी के अंदर, तो हम उन सभी वर्ड्स का, उन सभी एक्सप्रेशन का वही मीनिंग निकालेंगे जो कि हमें मेंशन है कहां पर, सीआरपीसी के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की अगर कोई गवर्निंग बॉडी एक्ट है तो वो कौन सा एक्ट है, वो सीआरपीसी है। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 3।
अब इससे पहले कि हम सेक्शन नंबर 3 के ऊपर बढ़े, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेक्शन नंबर 3 में हमें बेसिकली क्या देखना है? सेक्शन नंबर 3 में हमें बेसिकली ये देखना है कि जो कोर्ट है उसके पास एक पावर है। क्या पावर है? कि कोई भी अपराधी आया, उसको कोर्ट चाहे तो चेतावनी दे के छोड़ सकती है कि अगली बार से ऐसा काम नहीं हो जाना चाहिए। कोर्ट चेतावनी देगी, उसको छोड़ देगी। अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि कौन से सेक्शन के अपराध होंगे जिसके अंतर्गत किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, या फिर कौन से ऐसे अपराध होंगे जिसके अंदर कोर्ट मात्र चेतावनी देके छोड़ सकती है। कैसे कैसे अपराध होंगे जिसके अंदर कोर्ट मात्र उसको चेतावनी देके छोड़ देगी, क्या उसकी ग्रेविटी होगी, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 के अंदर। तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 3। सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट्स। कैसी पावर? टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर, कुछ अपराधियों को छोड़ देना। कब? आफ्टर एडमोनिशन। अब एडमोनिशन मैंने आपको ऊपर बताया था क्या होता है, चेतावनी देकर छोड़ देना। कौन कौन से मामलों में कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी अपराधी को क्या कर देगी, चेतावनी देके भी छोड़ सकती है। देख लेते हैं। When any person is found guilty of having committed an offense punishable under, कौन कौन सी धाराओं के अपराध? 379 के अंतर्गत अगर उसने कोई अपराध किया हो तो, 380 के अंदर उसने कोई अपराध किया हो तो, 381 के अंदर उसने कोई अपराध किया हो तो, 404 के अंदर उसने अपराध किया हो तो, 420 के अंदर उसने अपराध किया हो तो, कौन से आईपीसी के अंदर? मतलब अगर किसी अपराधी ने इंडियन पिनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई धाराएं कौन सी? 379, 380, 381, 404, 420, इन धाराओं के अंतर्गत उसने कोई अपराध किया है और इन धाराओं के अंतर्गत वो क्या है, पनिशेबल है, तो, या फिर कोई ऐसा अपराध हो, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, विद फाइन और विदाउट फाइन। विद फाइन और बोथ मतलब उसने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसकी सजा 2 साल तक की हो, 2 साल से ज्यादा ना हो। कोई ऐसा अपराध किया हो जिसकी सजा मात्र 2 साल हो, साथ में फाइन हो या दोनों हो। किस कोड के अंतर्गत? आईपीसी के अंतर्गत या किसी अन्य लॉ के अंतर्गत। खाली आईपीसी ना हो, कोई और लॉ भी हो जिसकी सजा कितनी हो, 2 साल से तक, जो 2 साल से ज्यादा नहीं। क्या बोला मैंने? 2 साल तक, ये बात ध्यान रहेगी। कोई ऐसा अपराध हो या फिर उसके खिलाफ कोई पहले कोई नया केस नहीं चल रहा हो, कोई उसके खिलाफ ये जो मामला आया पहली बार मामला आया है, या वो पहले कभी कन्विक्शन में ना रहा हो, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई पूर्व में आपराधिक मामला ना चल रहा हो, एंड द कोर्ट बाय विच पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ इज ऑफ ओपिनियन दैट, और कोर्ट इस ओपिनियन पे हो क्या, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। कोर्ट ने उस अपराधी का करेक्टर जांचा, कोर्ट ने उन सर्कमस्टांसेस को देखा जिस सर्कमस्टांसेस में वो अपराध हुआ है, कोर्ट ने उस अपराध का क्या देखा, नेचर देखा। उस उन सबको देखने के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंची कि इसको हम सजा देने के बजाय क्या करें, मात्र चेतावनी देके छोड़ दें। इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो दैट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, यदि कोर्ट चाहे तो, अब यहाँ पर may आ गया तो मतलब क्या है, यहाँ पर कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिशन पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। कौन सेक्शन में? सेक्शन 3 के अंदर। क्या है पावर? इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट,
और रिलीजिंग हम ऑन अ प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। मतलब यदि कोर्ट को ऐसा लगता है, इसके करेक्टर को जांचने के बाद, उन सर्कमस्टांसेस को जांचने के बाद, नेचर ऑफ ऑफेंस को जांचने के बाद, या फिर उसने कोई ऐसे अपराध किए हों जो 2 साल तक के सजा का प्रावधान रखते हों, या फिर उसने आईपीसी के 380, 81, 379, 404, 420 के अंदर अपराध किए हों, तो कोर्ट इन मामलों में यदि चाहे, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट यदि चाहे तो उस अपराधी को सजा देने के बजाय, या फिर 400 वो सेक्शन 4, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि उस ऑफेंडर को बॉन्ड पे छोड़ते हैं, वो भी ना करके कोर्ट उसको मात्र एक चेतावनी देगी और छोड़ देगी। ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 3 के अंदर। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना चल, तो अब उसी प्रीवियस कन्विक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बता दिया गया। हमने सेक्शन 3 में पढ़ा कि उस अपराधी को हम क्या करेंगे, मात्र चेतावनी देकर छोड़ देंगे। अब सेक्शन 4 के अंदर हम क्या करेंगे, अपराधी को हम क्या करेंगे, गुड कैरेक्टर का बॉन्ड भरवा करके छोड़ेंगे। चेतावनी देकर नहीं छोड़ेंगे, उससे बॉन्ड भरवाएंगे फिर छोड़ेंगे। तो सीक्वेंस याद रखना, सेक्शन 3 में तो हमने उसको मात्र चेतावनी दी और छोड़ दिया, और सेक्शन 4 के अंदर हम क्या करेंगे, उससे हम बॉन्ड भरवाएंगे कि तू यहाँ नहीं जा सकता, तू इस आदमी से नहीं मिल सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे को ऐसे रहना पड़ेगा, तेरे को अपना कंडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा, ये सब बॉन्ड भरवाएंगे। उसके बाद उसे छोड़ देख लेते हैं। सेक्शन 4, पावर ऑफ कोर्ट। क्या पावर होगी कोर्ट की, रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। उससे ये बॉन्ड भरवाएंगे कि तू इस पीरियड तक इस आदमी से नहीं मिल सकता, तो इस पीरियड तक ये काम नहीं कर सकता, तो इस पीरियड तक ये जगह छोड़ के नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह, जो भी कोर्ट को उचित लगेगा वो सब। ठीक है, अब देखते हैं। When any person is found guilty of having committed an offense not punishable with death or life imprisonment, imprisonment for life, मतलब इसने ये कह दिया कि सेक्शन 4 का लाभ किसको नहीं मिलेगा, ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध किया है जिसकी सजा डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शन 4 किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस अपराधी ने कोई अपराध किया जिसकी सजा डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, उसको सेक्शन 4 नहीं मिलेगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी को मिलेगा। ये बात समझ में आई। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रही है क्या, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, उस अपराधी के चरित्र को देखते हुए, उस अपराध के नेचर को देखते हुए, उस अपराध के हालातों को देखते हुए, इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट। अब सेक्शन 3 में क्या था, मात्र चेतावनी देके छोड़ी थी। अब सेक्शन 4 में क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, भैया तू अपना आचरण ठीक रखियो, तेरे को हम बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं। क्या लिखा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट, कि हम तेरे को छोड़ तो रहे हैं लेकिन तेरे को अपना आचरण ठीक रखना पड़ेगा। Then, notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, the court may, अब यहां पर भी कोर्ट की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि वर्ड क्या आ गया, मे, इंस्टीड ऑफ sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, कोर्ट उससे बॉन्ड भरवाएगी और उसको बेल दे देगी, रिहा कर देगी।
अब वो बॉन्ड चाहे विद और विदाउट श्योरिटी हो, कैसे भी हो सकता है। और या उस बॉन्ड में कोर्ट ऐसे भी दे सकती है कि हम आपको जब जब पेशी पे बुलाएं तब तब आपको आना पड़ेगा, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड। उस बॉन्ड की जब तक अवधि रहेगी तब आपको हम जब जब बुलाएंगे आपको तब तब आना पड़ेगा। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा, ये जो बॉन्ड भरवाया जाएगा इसकी समय अवधि कितनी होगी? तो इसकी समय अवधि होगी मैक्सिमम 3 ईयर्स इसकी बॉन्ड की। ये बात समझ में आती है? मतलब कोर्ट उस ऑफेंडर से 3 साल तक का बॉन्ड भरवाएगा जिसके अंतर्गत उसको 3 साल तक अपना आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। अब उसको जब जब बुलाया जाएगा तब तक वो कोर्ट में आएगा, और अगर उस बीच में उसको सजा हो जाती है तो भी उसको सजा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तक ये बात क्लियर है? एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन द मेन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। जब तक वो बॉन्ड एक्टिवेशन में है, एनफोर्समेंट में, तब तक उसको अपना अच्छा आचरण रखना पड़ेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that offender or his surety, if any, has a fixed place of abode। मतलब उसका निवास स्थान, अबोर्ड को बोलते हैं हम निवास स्थान, जहां पर वो रहता है। और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्साइज जुडिक्शन और in which the offender is likely to live during the period for which he enter into a bond। अब इसमें बोल दिया गया कि भैया कौन सी परिस्थिति में कोर्ट उसको बॉन्ड पर, गुड कंडक्ट के बॉन्ड पर उसको नहीं छोड़ेगी। कोर्ट इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अगर उस आदमी का कोई फिक्स निवास स्थान नहीं है या उस आदमी का कोई फिक्स प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है, कौन से एरिया में, जहां पर कोर्ट की जुरिडिक्शन चल रही है उस एरिया में, या जहां पर उसने वो बॉन्ड में एंटर किया है वहां पर उसका कोई निवास स्थान नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करेगी? कोर्ट उसको बॉन्ड पे रिहा नहीं करेगी। मतलब हमने ये जान लिया कि भैया अगर उसको बॉन्ड पे रिहा होना है तो उसके पास क्या होना चाहिए उस जुरिडिक्शन के अंदर? एक तो अपना होना चाहिए निवास स्थान, या फिर होना चाहिए रेगुलर ऑक्यूपेशन का प्लेस, या फिर वो जहां पर बॉन्ड इशू हुआ है वहां पर वो खुद रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपको भैया बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सब सेक्शन 2 क्या कह दिया। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू अ कंसिडरेशन क्या? द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। अगर मान लो इस केस के अंदर किसी प्रोबेशन ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट सबमिट करी है इसके संबंधित, तो बॉन्ड पे रिलीज करने से पहले कोर्ट उसको भी कंसिडरेशन में लेगी। अगर इसके रिपोर्ट में आ गया ना कि इसको हमें बॉन्ड पे रिहा नहीं करना, तो कोर्ट उसको नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? सबसेक्शन 3, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में, if it is in opinion that in the interest of the offender and the interest of the public it is expedient to do so, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than 1 year, as may be specified therein, and may in such supervision order impose such condition as it deems necessary for the due supervision of the offender। क्या बोल गया ये? मान लो कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया कि हम इसको गुड बिहेवियर के बॉन्ड पर छोड़ रहे हैं, कोई बात, तो उसके साथ साथ कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट में, यहाँ पर भी कोर्ट की क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। और कोर्ट को यदि ऐसा लगता है क्या कि ऑफेंडर की भलाई के लिए या पब्लिक की भलाई के लिए
कोर्ट को ये जरूर लगता है कि हम जो उसको ये ऑर्डर पास कर रहे हैं उसके साथ साथ हम उसको रिहा तो कर रहे हैं ऑफेंडर को, लेकिन रिहा करने के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर एक प्रोबेशन ऑफिसर छोड़ देंगे। मतलब वो जहां भी जाएगा, किसकी निगरानी में जाएगा, किसके सुपरविजन में जाएगा ऑफेंडर, वो जाएगा प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में। मतलब एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि ये जो ऑफेंडर जिसको हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर शैल है रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर। मतलब इस ऑफेंडर को हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इस ऑफेंडर को अंडर सुपरविजन रहना पड़ेगा उस प्रोबेशन ऑफिसर के जो हम इस ऑर्डर के अंदर उसका नाम मेंशन कर रहे हैं उसके अंदर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी समय अवधि कितनी होगी? कम से कम 1 साल का सुपरविजन रहेगा। नॉट बीइंग लेस देन है, मतलब अगर 3 साल का बॉन्ड है तो उसमें कम से कम 1 साल तक का सुपरविजन रहेगा, और वो समय कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा। as the court may be specified therein and may in such supervision order impose such condition as it deem necessary for due supervision of offender। इन सब को तय कौन करेगा? इन सब को तय करेगा कोर्ट। यहां तक की बात क्लियर है। अब आते हैं हम सबसेक्शन 4 के अंदर, देख लेते हैं इसको भी। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 पढ़ के आए थे, shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without surety to observe the condition specified in such order and such addition condition with respect to residence, abstention from intoxication, any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender। क्या बोला? कोर्ट जब सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सुपरविजन का ऑर्डर पास करेगी और उस अपराधी को छोड़ने से पहले, कैसे छोड़ेगी? जब वो बॉन्ड में एंटर करता है, अब चाहे वो विद श्योरिटी हो चाहे विदाउट श्योरिटी हो, जब वो बॉन्ड में एंटर करेगा तो कोर्ट उसको वो सारी कंडीशन बताएंगी। क्या कंडीशन? कि भैया तेरे को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन तेरे को अब क्या क्या नहीं करने। तेरे को अपना घर छोड़ के नहीं जाना, तेरे को नशे नहीं करने, तेरे को जब भी कोर्ट बुलाए आना पड़ेगा, और भी ऐसे इम्पोजिशन कोर्ट उसके ऊपर लगा सकती है जो उसकी भलाई के लिए और पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए जरूरी हो। कोर्ट ये भी बोल सकती है कि भैया तेरे को अब ये अपराध दोबारा नहीं करना, तेरे को ऐसी एक्टिविटी दोबारा नहीं करनी। ये सब चीजें भी कोर्ट उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 5 क्या लिखा है? द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall explain to the offender the terms and condition of the order and shall forthwith furnish one copy of supervision order to the offender, to the surety and to the probation officer। मतलब यदि सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी कोर्ट ने सुपरविजन लगाते हुए उस अपराधी को छोड़ दिया है, तो कोर्ट उस सुपरविजन के ऑर्डर की कॉपी किसको देगी? हर एक अपराधी को देगी जो उस मामले में जुड़ा हुआ है, हर एक श्योरिटी को देगी जो उस मामले में जुड़ा हुआ है, हर एक प्रोबेशन ऑफिसर को देगी जो उस मामले में जुड़ा हुआ है। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5। अभी हमने देखा सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर हमने उसको मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया था। सेक्शन 4 के अंदर हमने क्या किया? सेक्शन 4 के अंदर हमने उसको गुड कंडक्ट का बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया था। अब सेक्शन 5 के अंदर हम जब 3 और 4 के अंदर छोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट चाहे तो उससे कंपनसेशन या कॉस्ट भी ले सकते हैं। किससे? अपराधी से।
तो मतलब ये एक तरीके से 3 और 4 दोनों में लग सकता है। कैसे लगेगा वो अभी हम देखते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? पावर ऑफ कोर्ट। कैसी पावर है? टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर, जिस अपराधी को हम छोड़ रहे हैं, कौन सेक्शन में छोड़ा था हमने? सेक्शन 3 में और 4 में छोड़ा था। टू पे कंपनसेशन एंड कोस्ट, मतलब जिसको हम सेक्शन 3 और 4 के अंदर छोड़ रहे हैं, उस अपराधी से हम क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन या कोस्ट भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो हम देखते हैं आगे। सबसेक्शन 1, द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 may, if it think fit, make the same time a further order directing him to pay such compensation as the court think reasonable for the loss or inquiry injury caused to any person by the commission of the offence। या फिर कोर्ट क्या आदेश करेगी? सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक रीजनेबल। मतलब जब कोर्ट उस अपराधी को सेक्शन 3 के अंतर्गत चेतावनी देकर छोड़े तब, या सेक्शन 4 के अंतर्गत उसके गुड कंडक्ट का बॉन्ड भरवा के बोर्ड छोड़े तब, कोर्ट क्या कर सकती है? उसको आदेश भी दे सकती है। किस चीज़ का? कि भैया आप जा तो रहे हो लेकिन क्या करो, पहले कंपनसेशन पे करके जाओ। और कंपनसेशन किसका पे करोगे? जो भी तुम्हारी एक्टिविटी की वजह से किसी को लॉस हुआ है, किसी को इंजरी हुई है, किसी अन्य आदमी को तुम्हारे उस ऑफेंस की वजह से, उसका तुम कंपनसेशन पे करके जाओ। और दूसरी चीज़, जो भी इस प्रोसीडिंग में खर्चा हुआ है वो तुम पे करके जाओ। अब वो क्या खर्चा होगा, जो कोर्ट को उचित लगेगा वो कोर्ट लगा सकती है। ये बात क्लियर है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑर्डर टू पेड अंडर सबसेक्शन 1 may be recovered as a fine in accordance with provision of 386 and 387 ऑफ कोड। अब कोड के हमने क्या बोली थी? सीआरपीसी। मतलब जो भी सेक्शन 5 के अंतर्गत कॉस्ट या कंपनसेशन आदेश हुआ है उसको कैसे रिकवरी की जाएगी? सीआरपीसी के 386 और 387 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसकी रिकवरी की जाएगी। ये बात हमें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3। A civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted shall take into an account any amount paid or recovered as a compensation under subsection 1 is awarding damages। मतलब ये है कि अगर इस मामले से संबंधित कोई सिविल सूट अराइज हो गया भविष्य में, तो उसमें कंपनसेशन तो नहीं मिलेगा, तो उसमें ये जो अमाउंट कैसे दिया जाएगा? डैमेजेस के तौर पे दिया। मतलब अगर हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो वो तो होगा कंपनसेशन, और अगर हम बात करेंगे किसकी, सीपीसी की, सिविल प्रोसीडिंग की, तो उसमें होगा हमारा डैमेजेस। ये आप हमें बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं। सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 के अंदर हम ये देखेंगे कि भैया हम जिसको अपराधी ठहरा रहे हैं, जिसको हम सजा दे रहे हैं, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। अगर वो 21 साल का नहीं है तो उसको हम इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल सकते, और अगर हम डालेंगे तो कौन से केस में डाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे सेक्शन 6 के अंदर। तो देख लेते हैं सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। मतलब कोई ऐसा ऑफेंडर जो 21 साल से कम उम्र का आदमी है, उसके इम्प्रिजनमेंट में हम क्या लगवा सकते हैं?
रिस्ट्रिक्शंस भी लगवा सकते हैं, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। लेकिन कौन से केस में नहीं हो रही और कौन से केस में होगी वो हम आगे देखते हैं। क्या लिखा है? When any person under 21 year of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment of life, क्या बोल दिया गया? कोई ऐसा अपराधी है जिसकी एज क्या है, 21 साल से कम है, पहला पॉइंट, और वो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया है, किसका? कोई भी ऐसा अपराध, लेकिन किसको छोड़ करके? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को छोड़ करके, मतलब इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस it is satisfied that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 4, and if the court pass any sentence of imprisonment of the offender, it shall record it reason for doing so। क्या बोला इसने? यदि कोई ऐसा अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है और वो दोषी पाया गया, लेकिन उसकी पनिशमेंट क्या नहीं होनी चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको यदि कोर्ट चाहे तो बिना सेंटेंस के भी उसको छोड़ सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी। लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये और किसी अन्य लोगों के साथ मिलकर के और अपराध कर देगा, या हमने इसको अभी छोड़ दिया तो ये सेम अपराध दोबारा कर देगा, या हमने इसको अभी छोड़ दिया तो ये आगे और किसी के लिए घातक बन जाएगा, तो उन रीजन को ध्यान में रखते हुए इसको छोड़ा नहीं भी जा सकता है। इसको मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का रिलीफ नहीं भी दिया जा सकता। और अगर कोर्ट इसको रिलीफ नहीं देती है सेक्शन 3 और 4 का, तो कोर्ट को इन सब चीज़ों को, इन सब रीजंस को मेंशन करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने इस कारण की वजह से इसको नहीं छोड़ा है। हालांकि इसकी एज 21 ईयर से कम है, फिर भी हमने नहीं छोड़ा है, तो वो सारे रीजन कोर्ट को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? सब सेक्शन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ whether it would not be desirable to deal section 3 section 4 with the offender referred in subsection 1, the court shall call for the report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character and physical mental condition of the offender। मतलब अब अगर कोर्ट को, हमने ऊपर ये तो पढ़ लिया कि कोर्ट चाहे तो उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं देगी ऑफेंडर को, लेकिन अब कोर्ट को अपना ये वाला रूल अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए अगर कोर्ट ने ये पाया कि भैया ये आदमी हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, तो इसको सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं देगी। मतलब ये है कि सब सेक्शन 1 का जो ऑर्डर पास है, वो कब ऑर्डर पास किया जाएगा? जब सब सेक्शन 2 के अंदर जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी तभी पास किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। ये बात हमें क्लियर है? और अगर हम बात करें कि इन केस प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं आती है, तो उस अपराधी के बारे में जो भी जानकारियां कोर्ट को किसी भी सोर्स से हो, उसके नेचर के बारे में, उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में, उसके मेंटल कंडीशन के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी और सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 7। क्या कहता है सेक्शन 7? रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। मतलब जो भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होंगी वो गोपनीय होंगी, कॉन्फिडेंशियल होंगी, उसको हम लीक नहीं कर सकते। देखते क्या लिखा है। द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ
सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 पढ़ा था ना अभी हमने, कि जब सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में कोर्ट अपराधी को सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं देगी, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। याद आ गया। शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, मतलब कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है उसको कोर्ट क्या करेगी, कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करेगी, गोपनीय तरीके से ट्रीट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, यदि कोर्ट चाहे, क्या, इफ it is so think fit, communicate the substance thereof to the offender and may give an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। मतलब यदि कोर्ट चाहे तो जो उस रिपोर्ट के अंदर कंटेंट है उसको किसके सामने बोलेगी, ऑफेंडर के सामने। और ऑफेंडर को मौका दिया जाएगा कि भैया आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, अब आप बताओ कि आप अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो। अब जब ऑफेंडर ने अपनी सफाई में बोला और कोर्ट को लगा कि भैया दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी बातों में ज़्यादा वजन है, ऑफेंडर की बातों में ज़्यादा वजन है, तो उस केस के अंदर ये रिपोर्ट उसके सामने भी बोली जा सकती है। तो सिर्फ एक यही इसका प्रोवाइडेड है, ज़्यादा कोई बड़ा उसमें रूल नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 8 की, तो क्या कहता है ये, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। क्या बोल गया, इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर any court pass an order under section 4 in respect of the offender is of the opinion that in the interest of the offender and the interest of the public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender. It may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof. However, that it shall not exceed 3 years from the date of the original order or by altering the condition thereof by inserting additional condition there। क्या बोला, जब हमने सेक्शन 4 के अंदर पढ़ा था कि हम उस अपराधी को, उस ऑफेंडर को एक बॉन्ड के तहत छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बॉन्ड की जो एक्टिवेशन पीरियड होगा कितने साल तक का होगा, 3 साल तक। ये हमने पढ़ा था। अब ये होगा कि अगर मान लो कोई प्रोबेशन ऑफिसर है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कोर्ट के आगे, और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि भैया ये अपराधी इस नेचर का अपराधी है कि अगर हमने इसको जल्दी छोड़ दिया तो भी ये समाज के लिए सही नहीं है, या उसमें ऐसा लिखा हो कि भैया इसका कंडक्ट अच्छा है तो इसको हमें जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो ये इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अगर उसका कंडक्ट अच्छा है तो उसको हम समय से पहले छोड़ देंगे, और अगर उसका कंडक्ट खराब है तो हम उसको समय के बाद भी छोड़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, हम जब तक वो बॉन्ड एक्टिव है, 3 साल तक का एक्टिव है, उस पीरियड में उस बॉन्ड को चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं चाहे हम घटा सकते हैं। और तीसरा, इसमें जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना है, जो मैंने पहले बताया था आपको, 3 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका प्रोवाइडेड क्या है, इसका प्रोवाइडेड ये है कि जब हम उसका समय बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे पहले हमें उस अपराधी की भी बातें सुननी पड़ेंगी। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटी और द श्योरिटीज मेंशन्ड इन द बॉन्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मतलब यदि हम उसका बॉन्ड पीरियड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें उस अपराधी को या उसमें जो जुड़े हुए श्योरिटी है उनको सुनना पड़ेगा, उनका भी हमें पक्ष रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं
अगर मान लो किसी श्योरिटी ने अपनी कंसेंट देने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, किसी श्योरिटी ने मना कर दिया हो, द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू अ फ्रेश बॉन्ड, तो कोर्ट बोलेगी अपराधी को कि भैया आप एक नए बॉन्ड के अंदर घुसो, एक नए बॉन्ड में आप एंटर करो। लेकिन यदि अपराधी भी उस बॉन्ड में नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट बोलेगी भैया अगर आपने चोरी करी है ना तो आप 3 साल के लिए अंदर जाओ, और फेल्स टू डू सो, द कोर्ट में सेंटेंसिंग हिम फॉर अ ऑफेंस ऑफ विच ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब वो जिस अपराध का दोषी पाया गया है तो उसको वही सजा दे दी जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा अगर उसने बॉन्ड में एंटर नहीं किया तो। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्योंकि हम फोर्थ में क्या पढ़ के आए थे, अगर आपको छूटना है तो आपको बॉन्ड में एंटर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन आफ्टर हेयर इन बिफोर, मतलब ऊपर वाले प्रोविजन को कंटेन, द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंडर, it is so satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such to make unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or the bond enter into by। मतलब ये है कि अगर किसी प्रोबेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर दिया कि अब इसको ज़्यादा देर तक अपनी रिमांड में रखना उचित नहीं है, इसका का कंडक्ट अच्छा है और इसको अब हम ज़्यादा देर तक रखना इसके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आदमी अपनी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसका बॉन्ड वहीं ख़त्म करके उसका बॉन्ड डिस्चार्ज करके उसको छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात लिखी, ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 अगर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। कोई ऐसा अपराधी है जिसने बॉन्ड तो भर दिया लेकिन उस बॉन्ड में जो लिखी हुई कंडीशन थी उनको फुलफिल नहीं किया, तो उस डिफॉल्ट के चलते क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो हम देखेंगे सेक्शन 9 के अंदर। देखते हैं। इफ द कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 in respect of an offender or any court which could have deal with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of the probation officer। प्रोबेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और उसमें क्या लिखा उसने, और अदरवाइज that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered into by him, if it may issue an warrant of his arrest। अगर किसी प्रोबेशन ऑफिसर ने ये अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि इसके ऊपर जो हमने बॉन्ड इशू किए थे उसने उन कंडीशनों को फुलफिल नहीं किया, किसने, अपराधी ने फुलफिल नहीं किया, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसके नाम पर अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। इट में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, या फिर उसके नाम का समन भी इशू कर सकती है, इशू अ समन टू हिम एंड श्योरिटी, उसके श्योरिटी को भी समन इशू कर सकती है, या फिर रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड इन द समन्स। मतलब यदि कोर्ट चाहे तो उसके नाम का क्या करेंगी, वारंट इशू कर देंगी, या उसके नाम का समन इशू कर देगी और उसके श्योरिटी के नाम का भी, और कोर्ट उनको बोलेगी भैया आप इस समय पर इस स्थान पर उपस्थित हो जाना। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2। द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो बाउट or appears may either remand him to a custody until the case is concluded or it may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix on hearing। मतलब जिसके समक्ष वो, जिस कोर्ट के समक्ष वो अपराधी पेश किया गया है, अब वो कोर्ट यदि चाहे तो उस अपराधी को रिमांड पर रख सकती है जब तक वो केस चल रहा है, या उसको बॉन्ड पर छोड़ सकती है, बेल पर छोड़ सकती है। सिर्फ इतनी सी बात लिखे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सी बात है।
सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में क्या बोल दिया गया? इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, उसने केस सुना और सेटिस्फाइड हुई क्या? सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड एंटर इनटू बाय हिम। कोर्ट ने सारी बातें सुनी, सारे पक्ष सुने और कोर्ट को लगा कि ये जो अपराधी है ये बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल करने में सही नहीं रहा, इसने सही तरीके से बॉन्ड की कंडीशनें फुलफिल नहीं करी। तो क्या होगा? कोर्ट उस अपराधी को उस अपराध की सजा दे सकती है जो उसने किया है। पहली चीज, सपोज उसने अगर चोरी किया तो उसको चोरी की सजा दे सकती है। और दूसरा, वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, then without prejudice to the continuance in force to the bond, impose upon him penalty not exceeding 50 rupees। अगर उसका अपराध पहली बार हुआ है तो उसको 50 रुपए तक का फाइन दे करके कोर्ट छोड़ देगी। लेकिन अगर इसने 50 रुपए भी फाइन का पे नहीं किया है तो उसको उसके अपराध की सजा मिलेगी। और ये बात कहाँ लिखी है? सबसेक्शन 4 के अंदर क्या लिखी है? इफ अ पेनल्टी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, 50 रुपए तक का फाइन था, वो भी इसने पे नहीं किया, इज नॉट पेड विद इन अ पीरियड एज सच द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। अगर उसने वो 50 रुपए तक का फाइन भी पे नहीं किया तो कोर्ट उसको वही सजा भेज देगी जो काम मेंशन है सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आज के सेशन का आखिरी सेक्शन, सेक्शन 10। प्रोविजन एज टू श्योरिटीज। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122, 126, 126 ए, 406 ए, 514, 514 ए, 514 बी, 515 ऑफ कोड बोले तो सीआरपीसी, सो फार एज मे बी अप्लाई इन द केस ऑफ बॉन्ड एंड श्योरिटीज गिवन अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर हम बात करेंगे बॉन्ड और श्योरिटी की तो उसके अंदर हम सीआरपीसी का 122, 126, 126 ए, 406 ए, 514, 514 ए, 514 बी और 515 के हम प्रोविजंस को गो थ्रू करेंगे। आज हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक डिस्कस किया। बेसिकली हमने आज पार्ट 1 खत्म कर दिया है और कल वाली वीडियो के अंदर, कल वाले सेशन के अंदर हम पार्ट 2 खत्म कर देंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन 11 से लेकर 19 तक खत्म कर देंगे। और आपके इस एक्ट के अंदर मात्र 19 सेक्शन है, तो कल ही हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा कल राजस्थान का एक और माइनर एक्ट खत्म हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आपको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ आपके कमेंट्स हैं तो आप उसको कमेंट करें। कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।